बाइपोलर हुआ तो अपने घर वालों को बताया, तो उन्होंने नहीं समझा, उन्होंने कहा घूम फिर के आ जाओ। इस माशरे में अगर कोई भी चीज अगर ऐसी हो जो कि हट के हो तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अकबर एंड वेलकम टू द माय पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है डॉक्टर अरसलान अख्तर, जो कि बाय प्रोफेशन एक साइकोलॉजिस्ट है। क्योंकि साइकोलॉजी में इनकी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रही है, बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा बुक्स लिख चुके हैं। तो रिसर्चेस भी बहुत ज़्यादा है, बुक्स भी बहुत ज़्यादा लिख चुके हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी में क्या खदमात अंजाम दे रहे हैं आजकल। इनसे हम इस बारे में बात भी करेंगे क्योंकि खुद भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, खुद भी बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर चुके हैं। अभी रिकवर किया है माशाल्लाह से। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है और साइकोलॉजी में क्या क्या खदमात अभी अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। अच्छा, अगर साइकोलॉजी की हम बात करें आज, हमारा जो टॉपिक है बाइपोलर डिसऑर्डर की। तो आप ये बताएं कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली है क्या? बिल्कुल, मैं थोड़ा-सा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ज़हनी मसाइल को समझना बहुत ज़रूरी है और बाइपोलर उसी का एक हिस्सा है, उस डिप्रेशन का हिस्सा है। सो इसमें 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि आप जेनेटिकली रोल होता है इसका, एक होता है कि आपके जो आस-पास के हालात होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसकी वजह से इंसान के दिमाग के अंदर ऑलरेडी वो चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन फिर इन वजूहात जब उसको वजूहात मिलती हैं अपने माशरे से या जेनेटिकली, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरा प्रोग्राम इंस्टॉल्ड हो जाता है और इंसान अपने-अपने एक पर्टिकुलर एंग्जायटी, डिप्रेशन या फोबिया का हिस्सा बना लेता है दिमाग उसको। तो अगर हम उसी में से बात करें बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की, तो इसके अंदर लोग समझते हैं कि ये एक सिंपल मूड डिसऑर्डर है। लेकिन इसमें जो मूड डिसऑर्डर है वो सिर्फ़ इसका एक आउटकम है। यानी कि इसमें या तो आप मैनिक पे रहेंगे, एपिसोड में रहेंगे, यानी कि आप बिल्कुल अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाएँगे और हम्म। बहुत ही एलिवेटेड मूड होगा, आपको खुशी महसूस होने लग जाएगी। या फिर दूसरा होता है डिप्रेसिव एपिसोड, जिसमें आपकी दिमाग आपकी एनर्जी सारी छीन लेता है और आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ आने लग जाती हैं और आपको ऐसा लगता है कि दुनिया अब आपकी खत्म हो गई है। अब ये जो मूड चेंजिंग हो रही है, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, मूड शिफ्टिंग हो रही है, इसके पीछे वजूहात होती हैं फिर, जो मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपको आगे बताऊँगा कि वो क्यों होती हैं। अच्छा, आप एक साइकोलॉजिस्ट भी है, तो लेकिन आपने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस भी की है, आप भी बाइपोलर डिसऑर्डर जो है उससे गुजरे हैं। तो ये बताएं कि आपको ये बाइपोलर डिसऑर्डर कब हुआ था और कैसे हुआ था? बिल्कुल, मुझे 14 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम पैनिक अटैक हुआ और उसके बाद मेरा बाइपोलर डायग्नोस्ड हुआ। लेकिन बीइंग अ डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी अगर मैं अब देखूँ, तो मैं उससे पहले बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार था। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी वो होती है कि ये हर किसी को होती है, फिर बाद में आप स्पेसिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं। हम्म। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं या आपकी कोई एक फ़ियरफुल पर्सनैलिटी है या आपको लोगों के दरमियान बैठते हुए कंफर्टेबल आप महसूस नहीं करते, यू अवॉइड सोशल गैदरिंग्स या आप जो है बेसिकली अपने आप में रहना चाहते हैं और उस वक़्त भी आपको वो सारे मसले मसाइल आ रहे होते हैं। तो 14 इयर्स की एज में मेरे साथ पहले भी वो प्रॉब्लम्स थे, लेकिन 14 इयर्स की एज में फिर वो प्रोग्राम फुली इंस्टॉल्ड हुआ और फिर मैं एक डार्क वैली में चला गया इनटू द बाइपोलर। अच्छा, बाइपोलर डिसऑर्डर जो है इसमें अगर फैमिली की बात करें हम, सोशल इंस्टीट्यूशंस या इस तरह की उनका उनके रोल की हम बात करें तो उनका क्या रोल है इसमें? लाइक वो क्या क्या हेल्प कर सकते हैं इसमें, या अगर फैमिली में किसी को पता है कि इस बंदे को बाइपोलर डिसीज है या वो डिसऑर्डर्स है, तो किस तरह वो हेल्प करते हैं? पहली बात तो ये कि फैमिली में पता ही नहीं होता और बंदे को खुद भी पता नहीं होता। इसी लैक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस की वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपनी बात करूँ, आई वुड बी वेरी ओपन, और ये बात इसलिए है ताकि बाकी लोग इस बात से समझ हम्म। सकें कि कितना बड़ा रोल आप प्ले करते हो अपने बच्चों की ज़िंदगी में। अब जेनेटिकली तो मेरे साथ प्रॉब्लम्स थे, जैसे मुझे टॉसिस भी है, तो ऑब्वियसली आपकी बुलिंग होती है, आपकी आँखें जब पूरी नहीं खुल रही होती या अगर इस माशरे में अगर कोई भी चीज़ अगर ऐसी हो जो कि हट के हो तो लोग उसका मज़ाक उड़ाते हैं। वज़न भी ज़्यादा था। फिर जो मेरे फादर थे, उनके फादर को भी ये प्रॉब्लम्स थे, मसाइल थे। उन्होंने नहीं देखा। फिर ये मेरे फादर की तरफ आए, तो मेरे फादर हालाँकि बड़े पढ़े-लिखे थे, अपने ज़माने के पंजाब यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट थे, लेकिन उनके अंदर ये बाइपोलर आया। अब उनको भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। अब जब उनको नहीं पता तो वायलेंस रोज़ाना होता था।
अब लोग मेरे फादर को भी जज कर रहे हैं कि अच्छा मर्द नहीं है। माशरे ने मेरी हम्म। माँ को भी जज किया, लेकिन मेरी माँ ने भी मेरे बाप को जज किया, ये भी कह सकते हैं, और फिर मेरे बाप ने पूरे माशरे को भी। लेकिन इस जजमेंट के अंदर किसी ने भी अंडरस्टैंड तो नहीं किया। तो उसकी वजह से वो उस चीज को आगे लेकर गए, तो उनके बच्चों के अंदर तो वो मसाइल आने थे। और फिर मेरे फादर की जब जल्दी डेथ हुई, तो महरूमियां इस किस्म की थी कि माशरा कह रहा है कि यतीम है, इसको कुछ नहीं बोलना। और फिर एक आपके अंदर वो वायलेंस पर आपके मेरे भाई ने शुरू कर दिया। मेरे भाई ने मेरे बाप से सीखा, तो वो मेरी माँ को उसने वायलेंस करना शुरू किया ईच डे, और वो बहुत ही मेरे बाप से भी ज्यादा एक्सट्रीम था। तो वो देखते देखते, अब जब मैनेजमेंट नहीं हो सकी, तो उसकी वजह से बाइपोलर हुआ। जब बाइपोलर हुआ तो अपने घर वालों को बताया, तो उन्होंने नहीं समझा। उन्होंने कहा घूम फिर के आ जाओ। उन्होंने कहा कभी फलां चीज कर लो। अब वो कह रहे हैं ये बिगड़ गया है। अब हम बाइपोलर से, जब हमें नहीं पता, अब चीज हो रही है आपके अंदर, हम्म। आपका दिमाग ऑटोमेटिक सोचों में चला गया है, प्री ऑक्युपाइड हो गया है। कभी माजी की सोचे, और एक सेकंड का भी आराम नहीं होता इसके अंदर। मैंने वो जिंदगी की अजियत देखी है कि यहाँ बैठ के अभी तो मैं बयान भी नहीं कर सकता, कई वाकयात करूंगा भी नहीं मैं। तो शक्ल से बस लोग समझते हैं कि मम्मी डैडी होगा, बट वट आई हैव बीन गॉन थ्रू, ये लोग अभी हैरान रह जाएंगे उस चीज को, मेरी कहानियां अगर जानेंगे। तो उसमें जब मैंने बताया इनको, तो फिर मैं स्नूकर खेलने लग गया। फिर मैं आई वुड नॉट लाई, फिर मैं सिगरेट पीना शुरू कर दी, जो चीजें मैं नहीं कर रहा था, सिगार पीना शुरू कर दी। तो नाउ दे आर जजिंग मी, ग्रेड्स खत्म हो गए, गिर गए, खत्म, जीरो। अब एज कम्पेयर टू, इंस्टेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो वही पाकिस्तानी डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम्म। जी ये तो बिगड़ गया है, जानबूझ बिल्कुल। के कर रहा है। मैं आज भी लोगों को जब कभी अपनी नजर से देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि एक बच्चा कभी पैदा हुआ, अभी मेरा बेटा 10 महीने का है। हम कहते हैं लोग टॉक्सिक होते हैं, हम लोग कभी ये नहीं सोचते वो टॉक्सिक बने क्यों थे। कभी वो भी तो हम्म। पैदा हुए थे, कभी वो भी, मेरे बेटे नेहान जितने 10 महीने के होंगे, मेरा बेटा तो टॉक्सिक नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको वो एनवायरनमेंट दूंगा साइको सोशल, तो वो टॉक्सिक होगा, तो हम उसको फिर भी जज करेंगे। इसलिए हम लोग ठीक नहीं हो पाते। जी। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि मेरे फादर को भी ये डिसऑर्डर था, तो अगर जीन्स जेनेटिक ये डिसऑर्डर है, तो आप क्या समझते हैं कि अब आपके फादर को था, अभी आपको भी था, तो अब क्या समझते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन जो है इसको कैसे बचा जा सकता है इससे, अगर वो या जेनेटिकली ये ट्रांसफर होगा, इससे कोई इसका कोई इलाज नहीं है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और लोग, कई लोग तो शादी नहीं करते इस वजह से। हम्म। आप रोक सकते हैं, इंशाल्लाह मेरे बेटे को नहीं होगा। इसकी एक वजह ये है कि जेनेटिकली इसका रोल इतना ज्यादा नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि मैंने एक अपनी बुक भी लिखी है, फाइट टू फ्लाइट, जिसमें मैंने न्यूरो साइकोलॉजी को एक्सप्लेन किया, इस तरह के फिनोमिना को। अगर आप अपने बच्चे की ट्रेनिंग अच्छी करें, उसको अच्छा माहौल प्रोवाइड करें, वो माशरा नहीं करेगा। माशरा हमेशा वनरेबल होता है। तो शेर जब जंगल में रहता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरे मुताबिक होना चाहिए चीजें, वो उसमें सरवाइव करना सीखता है, उन कंडीशंस में। सर्वाइवल की गेम है ना। तो हम्म। इसी तरीके से आप अगर अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस देते हैं, उसको जो आप करोगे, एक बड़ी मशहूर कोट है कि सूनर और लेटर योर सन विल नॉट फॉलो योर एग्जाम्पल्स बट योर करेक्टर। तो हम्म। आप जिस तरह उसको लेकर चलोगे, तो आपका बच्चा में सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके बच्चे को वो चीज आए। अच्छा, अगर जैसे आपको बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया था, आप उस चीज़ से गुजरे, भी आप हमारे सामने माशाल्लाह बैठे हैं, ठीक-ठाक हैं। तो इस चीज़ से आपने मतलब किस तरह आपने उसको मैनेज किया? आपने क्या ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से आपके जो है वो डिसऑर्डर खत्म हो गया? माशाल्लाह से आप अभी ठीक ठाक हैं हमारे सामने। खत्म नहीं हुआ, मैनेज किया है। हुँ। लेकिन कैसे मैनेज किया, ये तो इसमें कुदरत का बहुत बड़ा खेल है, मैं सारा क्रेडिट खुद नहीं लूंगा। लेकिन मेरा एक क्या हुआ कि शुरू शुरू में जब मुझे ये हुआ 14 साल की उम्र में, तो मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं थी, दिल की धड़कन तेज होती थी, उस वक्त पता नहीं था। तो हम जाते थे ईसीजी करवाने, तो नॉर्मल आता था। खैर अब तो सारी साइंस पता है, अब तो डॉक्टर हैं हुँ। इस फील्ड के। तो मैंने कुछ चीजें की, एक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए मैं हाथ पांव मारता रहा हूँ। लोगों को ये नहीं पता कि कितना फेल्ड मैंने अपना एरा गुजारा है, इतनी मैंने अपनी देखी होंगी मतलब मायूसियां। लेकिन मैं एक चीज था कि कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। उसके बाद जब सुसाइड की, तो वहां पर तो देखें लोग जो हैं वो 4 गोलियां खा के मर जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे अल्लाह पाक का एहसान था मुझ पे, कि जब मैं वेंटिलेटर के ऊपर गया, तो 160 डेज मैं वेंटिलेटर के ऊपर रहा हूँ। तो क्योंकि मैंने 280+ पिल्स ओवरलोड कर ली थी, ओवरडोज कर ली। तो वहां से बचना, फिर दूसरी दफा दोबारा कर ली, तो सोचे कि लेकिन जब भी मैं उठता था ना, तो एक मैंने एटीट्यूड डेवलप किया हुआ था। आज भी देखें, सबसे पहले पैटर्न को एक्सेप्ट करना पड़ता है। पहले कमरे बंद करके लोग चीखते हैं वाई मी, मैं ही क्यों। हुँ। फिर लोग इट्स मी तक आते हैं, ठीक है ये मुझे हो गया, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है।
लोग इस बीमारी को तो मान रहे हैं, लेकिन इसके प्रोसेस को जब आता है तो डिनाइल पे चले जाते हैं, नहीं मानते। अब मैं जो हूँ बाइपोलर हूँ, मैं आपकी तरह या किसी नॉर्मल बंदे की तरह नहीं ज़िंदगी गुज़ार सकता। मैं अपने दिमाग को नहीं कह सकता कि वो दोबारा 0 मीटर हो जाए, दोबारा पैदा हो। मुझे सारी चीज़ें होती हैं, अभी भी होती हैं, एक एटीट्यूड का फ़र्क है। मैंने अपनी उस चीज़ को जान लिया है। जब आप एक चीज़ को समझ लेते हैं ना, तो फिर आप उस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं, तो हम्म। फिर आप मैनेज करना सीखते हैं। उसमें फिर आपको खुद को जानना पड़ता है। मैंने बहुत सफ़र किया है, सूफीज़्म जॉइन किया, कभी इतनी बड़ी-बड़ी दाढ़ी रख ली, कभी बिल्कुल ही रैपर बन गए, रैप म्यूज़िक शुरू कर दिया, कभी कुछ करना शुरू कर दिया, कितना कुछ कर करके और इतना कुछ फ़ेल होने के बाद फिर मैं यहाँ पर आज बैठा हूँ। अच्छा, अगर आप अभी आपने पीएचडी भी की है रिसेंटली, और रिसेंटली तो नहीं, टाइम तो हो गया है, लेकिन पीएचडी भी किया आपने साइकोलॉजी में। तो उससे अगर आप कहते हैं कि 14 इयर्स में मुझे ये बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया था, तो उसके बाद आपने ये सोचा था कि नहीं, मैंने साइकोलॉजी में जाना है, साइकोलॉजी को एज अ कैरियर चूज किया है, या क्या वजह थी? आज मैं एक यहाँ पर एक चीज़ डिस्क्लोज़ करने जा रहा हूँ, जो किसी जगह पे नहीं गई, ना किसी टीवी चैनल पे, ना आगे भी कुछ इंटरव्यूज़ में भी नहीं करूँगा, क्योंकि अब तो हो जाएगी डिस्क्लोज़। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मुझे ये बाइपोलर हुआ, तो उसी वक़्त ही मेरी न्यूरोसाइकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग होने लग गई थी। यानी कि आप सोचिए कि मेरी वीडियोज़ हैं 16 साल की उम्र की, एमए अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज़ के ऊपर पहले थी, और उसमें मैं न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सप्लेन करता था, और अगर मैं आज डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो एक्यूरेटली एक्सप्लेन करता था। यानी कि अपने आप को अगर खुद जज करूँ तो। तो वहाँ पर साइकोलॉजी करनी थी, लेकिन जो मेरे फैमिली मेंबर्स थे, दे वर नॉट कन्विंस्ड। वो कह रहे थे करियर बनाना है, फलाँ है, इसमें पैसा नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी चाहिए, पैसा इसमें इंजीनियरिंग के अंदर है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जर्नलिज्म के बारे में मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से पता है कि 4 साल की डिग्री मेरे पास जर्नलिज्म की भी है। मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, पहले मैंने 4 डिग्रीज़ फ़ेल की, उसके बाद मेरे भाई ने कहा कि तुम ना जर्नलिज्म करो, तो मेरा उसने इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया, तो मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से स्टार्ट लिया था अपनी साइकोलॉजी की डिग्री का। तो मैं एक डिग्री करता था उनके सामने जर्नलिज्म की, और एक मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से करता था बीएस साइकोलॉजी, और आप ये जान के हैरान होंगे कि मैं दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट बना था। वर्चुअल माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी के अंदर भी बीएस साइकोलॉजी में और बीएस जर्नलिज्म में भी। उसकी वजह ये थी कि बीएस जर्नलिज्म में भी 4 साल मैंने साइकोलॉजी पढ़ाई है उनको, अपने प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स को, वो सुन रहे हम्म। होंगे अगर तो उनको पता, उनको मैंने कभी डिस्क्लोज़ नहीं किया था, बिकॉज़ मुझे लगता था कि एचएससी का रूल शायद अगेंस्ट हो। बाद में पता चला कि ये तो बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग था, कि अगर आप एक डिग्री कर रहे हैं जाकर, तो आप एक ऑनलाइन कर सकते हैं, एक सुबह कर रहे हैं, एक शाम को भी कर सकते हैं, बट टाइमिंग चेंज होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने अपना सफ़र शुरू किया था। अच्छा, अगर साइकोलॉजी की बात करें तो आपने खुद साइकोलॉजी की भी है, अभी प्रैक्टिकल फील्ड में भी काम कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि इवन पेरेंट्स को पता नहीं होता कि ये मेरे बच्चे को जो है बाइपोलर डिसऑर्डर है, या इस तरह की बीमारी का वो शिकार है। तो आपने अभी जो आम लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो इस तरह के, आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उनके पेरेंट्स को पता नहीं होता, लोगों को भी पता नहीं होता। तो साइकोलॉजी में आपने क्या ऐसी इन्वेंशंस किया है, या क्या ऐसा काम किया है ऐसे लोगों के लिए? हाँ, बिल्कुल। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर पेरेंट्स को तो अपना भी पता नहीं होता, कि मैं ये नहीं कह रहा डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में, ये जो बच्चे आजकल नफ़सियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं, ये ज़्यादातर रोल पेरेंट्स का भी है इसमें। उनको ये नहीं पता कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अब वो ज़माना नहीं रहा जहाँ इन्फॉर्मेशन बड़ी लिमिटेड होती थी। बड़ी इंपॉर्टेंट हम्म। बात बता रहा हूँ, जहाँ बच्चों को बताया ए फॉर एप्पल, तो वो निकला बाहर और ए फॉर एप्पल। बच्चे के पास सारे सोशल मीडियाज़ हैं, इन्फॉर्मेशंस मौजूद हैं, बम्बार्डमेंट ऑफ बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन, आबादी बढ़ गई है, आपके वसाइल चेंज हो चुके हैं, आपकी कितने-कितने मसले आजकल के बच्चों के बढ़ चुके हैं। तो पेरेंट्स अब डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का शिकार अब ना करें अपना को, तो बेहतर होगा। अब उनको साथ मसले-मसाइल होते हैं, लेकिन वो डिनायल पे होते हैं, या वो अपना इलाज नहीं करवाना चाहते। मेरी मदर को आखिर में डायग्नोस्ड हुआ एंग्जायटी डिसऑर्डर, तो वो मैंने ही करवाया। मतलब वो उस चीज़ से भागती थी, लेकिन उन्होंने जो सारी चीज़ें उनके साथ हुआ, वो आगे भी लेकर आई फिर। फिर जो ये सारी चीज़ें इस तरीके से चलती जाती हैं। नंबर 2, जो मैंने एक बायोसाइकोसोशल मॉडल पे बहुत ज़्यादा काम किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इस वक़्त यूरोप और वेस्ट का मॉडल है, उसको मैंने एशियन मॉडल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। अब तक ऐसा होता था, जिस तरह मैंने अपनी 4 बुक्स लिखी हैं, उनमें डिफ़रेंस ये है कि आज तक हमेशा लोग बुक्स लिखते थे और उनके पैटर्न से पढ़ते थे। स्टीफ़न ने ये किया, आप साइकोलॉजी की किताबें उठा हम्म। लें, आप जो बुक्स पढ़ते हो, हम भी जो पढ़ते हैं, उसमें स्टीफ़न होगा, डेला होगी, उसमें रियाज़ कोई नहीं होगा, या चौधरी अकबर कोई नहीं होगा। तो चौधरी हम्म। अकबर को तो उसकी सोसाइटी चाहिए ना,
क्योंकि उसको वहां पर हुआ है डिप्रेशन। बिल्कुल, हाँ। तो मैंने अपनी किताबों के अंदर उस कल्चर को इंट्रोड्यूस किया। इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम भी लगा और बहुत कुछ मैंने लूज भी किया अपनी लाइफ के अंदर। मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिलेशनशिप्स लूज कर दिए, क्योंकि कमरों में बंद रहना पड़ा, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ी। तो मैंने एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को चेंज किया है। और दूसरा जो है, मैंने बायोसाइकोमोशन साइको सोशल मॉडल पे काम किया है प्रोसेसेस के ऊपर, जिनमें मैं लोगों को एजुकेट कर सकूं। मेरे काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। एक मैंने जो कोशिश की है, एक स्टेम एजुकेशन प्रोजेक्ट कोशिश की मैंने, उसमें वो कामयाब भी हुआ। उसमें ये था कि मैं बच्चों को लेता था, मैं सोचता था कि इतना पढ़ने के बाद हमें कुछ नहीं मिला तो इनको क्या मिलेगा, और ये कितनी डिग्रीज कर लेंगे। आज तक आपने कभी देखा होगा बच्चों को बिठाकर लोग पढ़ा देते हैं, तो क्या फायदा है उसका। ना वो मैट्रिक करेंगे, क्या कर लेंगे, मैट्रिक भी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यूनिवर्सिटी से ऐसे लोगों को लिया जो कि मैकेनिकल इंजीनियर्स थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन रहे थे, जो कि कोई स्किल सिखा सकते हैं उन बच्चों को। या कोई सिलाई कढ़ाई करने वाली औरत है, उसको मैंने किया कि वो बच्चियों को सिखाए। तो एक ग्रुप बनाया इस्लामाबाद के बच्चों का, G11 4 में मैंने शुरू किया उनको ये स्किल सिखाना, स्किल डेवलपमेंट। तो अभी मेरे कई पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं वो ब्लू कॉलर जॉब कर रहे हैं, कोई मैकेनिक है। तो एटलीस्ट मांगने से बेहतर है, पहले वो मांगा करते थे। और प्रैक्टिकली मैं अभी एक G11 मरकज में था, तो एक माँ आई तो वो मुझे कहती है कि पंजाबी में, उसने कहा कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो मैंने कहा मैंने ऐसा क्या किया। उसने कहा मेरा बेटा अब उसने अपनी शॉप खोल ली है, और अब हम जुगली से उठ के एक कमरे में आ गए हैं। तो उसने अपनी बहन की शादी भी करवा रहा है वो। तो ये वही बंदा था जो पहले लोगों की गाड़ियां साफ करता था, और जिसको झिड़के पड़ती थी, जो जबरदस्ती गाड़ी साफ करते सिग्नल्स के ऊपर। तो उसको क्या सिखाया, बाइक मैकेनिक सिखाए। और इसके अलावा दूसरा, मैंने जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैंने हेल्थ PSY के लेक्चर्स रखे हुए हैं, जो कि मैं उनको ट्रेन करता हूँ प्रैक्टिकली। क्योंकि एक बैड थेरेपिस्ट आपसे सुसाइड करवा सकता है। और आपको हर चीज जो आपको मोटिवेट करती है, वो एक डिसफंक्शनल माइंड को मोटिवेट नहीं करती। तो आप हर किसी को एक ही तरीके से डील नहीं कर सकते, आपको पूरी स्केलिंग्स करनी होती है। तो मैं उनको स्केलिंग सिखाता हूँ। ICD-10, Axis 1 to 6, DSM-5, तमाम स्केलिंग्स जो यूज होती हैं हमारी स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स के अंदर, उनको स्पेसिफिकेशंस करना सिखाता हूँ। अच्छा, सुसाइड की आपने बात की, इसमें आप खुद भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, 2 दफ़ा आपने सुसाइड की है। तो आप क्या समझते हैं कि सुसाइड जो है ये एक बहुत बड़ा कदम है, अपने आप को मारना। तो आप क्या समझते हैं कि ये इंसान के जो है दिमाग में ये ख्याल कैसे आता है, क्यों आता है कि वो इतना बड़ा स्टेप ले लेता है कि वो सुसाइड कर लेता है? सबसे पहले तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो माशरा है वो सिर्फ बराए नाम ही इंसानियत पर मबनी है। अगर एक शख्स अगर अपने हाथों से अपनी जान ले रहा है, तो जो चीज सबसे ज्यादा कीमती हो, जो दोबारा नहीं मिलने वाली, वो क्यों ऐसा करेगा। यहाँ पर भी रिलीजन को मिस इंटरप्रेट करते किया जाता है, लेकिन मैं आपके लिए कंट्रोवर्शियल नहीं बनाऊंगा, ना ही अपने लिए इस चीज को, इस टॉपिक को लेकर आके कि सुसाइड हराम है या नहीं है। ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि हमें अंडरस्टैंडेबल बनना पड़ेगा कि एक शख्स अपनी जान क्यों लेता है। क्योंकि इसमें इंसान के हिपोकैम्पस के अंदर बकायदा तस्वीरें बनने लग जाती हैं सुसाइड की। इंसान कभी अपने आप को पंखे से लटकाता है, कभी किसी जगह से छलांग, मतलब कि दिमाग जो है वो बकायदा आपको राहत देता है, पूरा प्रोसेस करवाता है आपके दिमाग के अंदर। और फिर जब आप मर जाते हो तो आपका दिमाग आपको एंडोर्फिन रिलीज करवाता है। अब ये न्यूरो साइकोलॉजी है। लेकिन अगर आप किसी को बोलोगे कि मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, तो वो बोलेगा खुदकुशी हराम है, या फिर आप कर लो, या आप ड्रामा कर रहे हो। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके दिमाग में ये चीज चल रही है। खुदकुशी करने से पहले मैंने इंडिकेटर्स दिए थे। मैं जिंदा रहना चाहता था, तभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मेरा भी अपना थोड़ा सा था इसमें। कैसे आई टॉक्ड, अब मैं नहीं कहूंगा वरना मेरे बड़ी मुश्किल से अपने भाई के साथ ताल्लुकात ठीक किए हैं, खराब हो जाएंगे फिर से। तो आई टोल्ड हिम कि मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। मुझे आज भी वो टाइम याद है कि बड़ी ईद थी, और मेरा बाइपोलर 2 पे चला गया था। बाइपोलर की 2 स्टेजेस हैं। 2 बड़ी खतरनाक है। 1 में इंसान फिर भी कहीं ना कहीं चल जाता है। 2 में क्या होता है कि सिर्फ एक ही मूड रहता है, और वो लो मूड है, डिप्रेशन। उसमें इंसान के पास एनर्जी खत्म हो जाती है, पैनिक अटैक्स, हर चीज नेगेटिव, और सोचें ही सोचें, 24 घंटे की ऑटोमेटिक थॉट्स, हर चीज नेगेटिव, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। तो आप अपने यहाँ तक के बिस्तर से भी नहीं हिल सकते। मैं जो थोड़ा सा एक मामला चल रहा था, उसको तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा। आई टोल्ड माई ब्रदर कि मैं सुसाइड करने लगा हूँ, तो उसने कहा कर लो, वेरी इन अ वेरी फॉर्मल मैनर, कर ली। तो लेकिन मैं बचना चाहता था। खैर, मैं आज नाम लूं या ना लूं, FIA की इंस्पेक्टर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बाय दैट टाइम शी वाज माय फ्रेंड। तो नजिया ने मुझे हेल्प की। तो मैंने इसको एक मैसेज किया, मैंने कहा कि मैं ना ओवरडोज कर चुका हूँ, एंड विद इन नो टाइम हो सकता है कि आई वुड नॉट, अगर तुम टाइम पे अगर आप मुझे बचाना चाहो तो बचा लेना। तो उसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, और सबसे बड़ी हेल्प ये है कि इसमें ना केस हो जाता है आपके ऊपर अगर आप बच जाओ तो। तो उसने मेरी वो केस ना होने पे भी हेल्प की। मतलब पहली बात तो ये ICU अरेंज करना इतना मुश्किल काम है गवर्नमेंट में, तो उसने अपने रेफरेंस से मेरा ICU अरेंज करवाया।
और फिर नंबर 2 उसने मेरी वो केस ना होने पे, सेकंड टाइम पे भी मेरी इस तरह ही हेल्प हुई तो मैं केस से भी बच गया, क्योंकि अपनी जान लेना भी यहाँ पर ना, अब वो खत्म हो रहा है, आई थिंक सो खत्म हो गया वो लॉ जो है। अब ये भी थोड़ा समझदार हो रहे हैं कि रिजिड लॉस को खत्म करना चाहिए। हम्म। लेकिन मैं कभी भी सुसाइड को सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन इसके पीछे एक न्यूरोसाइकोलॉजी होती है। लेकिन जो बंदा सुसाइड का सोच रहा है मैं उसे बोलूंगा प्लीज सीक फॉर दी हेल्प, अगर मैं मर जाता तो फिर मैं आज ये सब कुछ ना देख पाता।